Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing well. So, in today's video, I'll be giving you a brief summary of the chapter Crop Production and Management of Class 8th. And I told you earlier also, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर उस चैप्टर के नाम का मतलब हमें पता चल जाए तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाती हैं कि हम करने क्या वाले हैं इस चैप्टर में. आप सबको पता है द चैप्टर नेम इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. करने क्या वाले हैं इस चैप्टर में. बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन एंड कैसे हम क्रॉप को मैनेज करते हैं. जब क्रॉप प्रोड्यूस हो गई, उसको हार्वेस्ट कर लिया, अब मुझे उसके बाद उसको स्टोर करना है. तो क्या क्या टेक्निक्स मुझे अपनानी चाहिए, कैसे मैं प्रॉपरली अपनी क्रॉप को, अपने हार्वेस्ट को स्टोर कर सकती हूँ. 3 चीज़ों पे हमारा फोकस होगा. दैट इज़ क्रॉप. तो क्रॉप क्या होती है हमें पता होना चाहिए. टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में हम देखेंगे. देन प्रोडक्शन, क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन. मुझे क्रॉप को ग्रो करना है तो मुझे लैंड चाहिए, किस तरह की लैंड होनी चाहिए जब मुझे सोइंग करनी है, कैसे मुझे अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना है, कैसे मुझे इरिगेशन करना है, कौन सा मैन्योर, कौन सा फर्टिलाइज़र, क्या क्या चीज़ मुझे उसमें डालनी है एंड कैसे मुझे उसको हार्वेस्ट करना है. एंड फाइनली जब क्रॉप हार्वेस्ट हो रही है तो उसके बाद उसको मैनेज कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसकी प्रॉपर स्टोरेज कैसे करनी है. यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे. बेटा सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए द मीनिंग ऑफ द टर्म एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज़ बेसिकली व्हाट. 2 चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज़ ग्रोइंग क्रॉप्स. एक फार्मर है, वो क्रॉप को ग्रो कर रहा है और साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, एनिमल्स को भी तो पाल सकता है, रियर कर सकता है, उनको नर्चर कर सकता है. जैसे गाय को पालना या और दूसरे एनिमल हैं, पोल्ट्री फार्मिंग इसमें आ जाती है, कैटल फार्मिंग इसमें आ जाती है ना. तो क्रॉप्स को ग्रो करना, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि एनिमल्स को भी रियर कर रहा है. और कर किसके लिए रहा है, बेसिकली लाइव स्टॉक को रेज करने के लिए, यानी फूड को या अदर प्रोडक्ट्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं, वूल मिल सकता है, हम डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग हम कर सकते हैं. तो ये एक कंबाइंड टर्म है. तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं एग्रीकल्चर में. तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्रॉप से. तो क्रॉप क्या है, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स जो हैं. जब हम एक लार्ज स्केल पे, मैं अपने पूरे खेत में एक ही तरह की फसल को, एक ही तरह के प्लांट को जब मैं ग्रो कर रही हूँ तो उसे मैं क्या कहूँगी, क्रॉप कहूँगी. ये वीट की क्रॉप है, ये कोई पल्सेस की क्रॉप है ना. तो सेम काइंड ऑफ प्लांट को जब हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रॉप्स. अब आता है मेन क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्रॉप. एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. 2 या 3 मार्क्स में ये सवाल पूछा जाता है. तो सीज़न के बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं. खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. अब के से खारिफ है, ओके, एंड आर से रबी. याद कैसे रखना है हमने, खारिफ क्रॉप जो है वो कब ग्रो होती है, रेनी सीजन में, है ना. तो के से खारिफ, के से कीचड़. रेनी सीजन में क्या होता है, कीचड़ होता है ना. तो कीचड़ कब होता है, जब बारिश हो रही है. तो खारिफ क्रॉप क्या है, जो रेनी सीजन में ग्रो होती हैं. एंड रबी क्रॉप्स जो हैं वो विंटर सीजन में. आर से रबी, आर से रजाई. तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है. तो खारिफ क्रॉप हैं और रबी क्रॉप हैं, और ये हम डिसाइड करते हैं, ये बेस्ड होती हैं ऑन सीज़न. तो सीज़न के बेसिस पे क्रॉप्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि वैसी क्रॉप जो रेनी सीजन में हम ग्रो करेंगे और वैसी क्रॉप जो हम विंटर सीजन में ग्रो करेंगे. तो 2 एग्जाम्पल तो एटलीस्ट हमें आनी चाहिए. एग्ज़ाम में MCQ में कभी पूछा होता है, कुछ आपको एग्जाम्पल दी होंगे और पूछा होगा कि अमंग दीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप, या गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ खारिफ क्रॉप, या इनकी डेफिनेशन हमें क्लियरली पता होनी चाहिए. तो खारिफ क्रॉप में जैसे राइस है, सबको पता है राइस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो रेनी सीजन इसके लिए सूटेबल होगा. कॉर्न है, सोयाबीन है. और वही रबी क्रॉप्स को अगर हम डिस्कस करें तो वीट है, इसमें मस्टर्ड है, ब्रोकली है. तो ये सारी एग्जाम्पल्स आती हैं रबी क्रॉप में. नाउ बेटा लेट्स मूव टूवर्ड्स सम बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक फार्मर हैं, मैं एक फार्मर हूँ, और मुझे अपने खेत में
क्रॉप को ग्रो करना है, फसल को उगाना है। फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मुझे अपने खेत में बीज को बोना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल को मुझे लूज़ करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं क्या कर पाऊँगी, सीड्स को सो कर पाऊँगी। उसके बाद सीड्स को जब सो कर दिया है तो उस बीज को न्यूट्रिशन चाहिए जो कि हम उसको देंगे इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइज़र। उसके बाद इरिगेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इरिगेशन भी बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है, तभी तो प्लांट जो है वो ग्रो कर पाएगा, क्रॉप्स मेरी ग्रो कर पाएंगी। देन अनवांटेड प्लांट आपने कभी देखा है खेत में ना, ग्रास वगैरह उग जाता है, उसको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर फसल को हम काट रहे हैं, जब मैंने फसल को काट लिया है तो उसके बाद मुझे सेपरेट करना है ग्रेन्स को, तो थ्रेशिंग हम करते हैं, विनोइंग हम करते हैं, एंड देन कैसे एंड में प्रॉपरली हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं ना, ये सीरियल वाइज हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ना सीधे सीधे ही पूछा जाता है कि बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए जो स्टेप्स होते हैं ना उनको लिखो। तो वो हमें सीरियल वाइज लिखना पड़ेगा कि पहले मैं सॉइल को प्रिपेयर करूँगी, पहले मैं सोइंग नहीं कर सकती, पहले मेरा फर्स्ट स्टेप है सॉइल को प्रिपेयर करना। तो ये जो सीरियल नंबर है, ये जो इनका ऑर्डर है, ये हमें पता होना चाहिए। अब वन बाय वन हम समझेंगे किस स्टेप में कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं और क्यों ये वाला स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टेप से ही अगर हम स्टार्ट करें, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो बेटा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों ज़रूरी है, सॉइल को प्रिपेयर क्यों करना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में करते क्या है, हम बेसिकली सॉइल को लूज़ करते हैं, है ना। लूज़ इसलिए मुझे करना है सो दैट जब मैं बीज को सो करूँगी, सीड को सो करूँगी अपने खेत में, अपनी फील्ड में, तो रूट्स जब निकलेंगी, है ना, तो वो डीप नीचे तक अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएँ। जब मैं प्लांट को पानी दे रही हूँ तो वो पानी जो है अच्छे से रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर पाएँ, ठीक है, प्लांट को न्यूट्रिशन जो है वो अच्छे से मिल पाए। तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कभी अगर काफ़ी टाइम से मैंने अगर कुछ एग्रीकल्चर किया नहीं है अपनी खेत में, मैंने कुछ भी क्रॉप्स को ग्रो नहीं किया है, तो ज़मीन बहुत हार्ड हो जाती है, ग्रास वगैरह उसमें उग जाती है, तो वो सारी चीज़ों को भी रिमूव करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टूल हम यूज़ करते हैं जैसे कि हो है, प्लो है और कल्टीवेटर है। तो कुछ ट्रेडिशनल टूल्स हैं। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखेंगे, जब भी हम कोई स्टेप डिस्कस करेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल चीज़ें क्या थी और अब मॉडर्न कौन से टूल्स हमारे पास आ गए हैं। तो ट्रेडिशनल मतलब बहुत पुराने समय से जो लोग यूज़ करते आ रहे हैं, और मॉडर्न मतलब कि आजकल जो लोग, टेक्नोलॉजी जब से चेंज हुई है तो लोग क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो प्लोइंग और टिल्लिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसको लूज़ करते हैं, है ना। कभी थोड़ा सा मेरा किचन गार्डन भी है तो हमने देखा होगा आपने कि पापा जो हैं, मम्मा या आप भी कभी खुरपी से जो क्या करते हैं, हम सॉइल को लूज़ करते हैं कि वो पोरस बन पाए, है ना, सांस ले पाए हमारी मिट्टी, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो टेक प्लेस हो पाए, रूट्स डीपली पेनिट्रेट कर पाएंगी प्लांट की, अच्छे से वो वाटर को, मिनरल को एब्जॉर्ब कर पाएगी मेरी क्रॉप और हेल्दी रहेगी, ठीक है। तो ये टूल्स हैं हो, प्लो एंड कल्टीवेटर। तो इन टूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हो के बारे में अगर हम देखें तो ये सिंपल टूल होता है विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स और फॉर लूजनिंग द सॉइल। तो वीड्स को रिमूव करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं और सॉइल को लूज़ करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसका डायग्राम कोई आपको बनाने के लिए पूछेगा नहीं, बट हाँ कभी ऐसा हो सकता है कि आपको पिक्चर दी गई हो और आपको बताना हो कि ये कौन सा टूल है और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है ना इन टूल से, वो ज़्यादा आने के चांसेस जो हैं रहते हैं। तो थोड़ा सा पिक्चर अपने माइंड में रखना, और पता ही है कि क्यों हो को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सॉइल को प्रिपेयर करना और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। देन प्लो की अगर हम बात करें तो फार्म टूल है, अगेन इसको यूज़ करते हैं हम सॉइल को लूज़ करने के लिए, उसको प्रिपेयर करना है सॉइल को बीज को बोने से पहले, ठीक है। और ट्रेडिशनली इसको कैसे यूज़ किया जाता था, मूवीज़ में आपने कभी देखा होगा, पुरानी मूवीज़ में बैल जो हैं उनके पीछे कुछ बांध दिया एक स्ट्रक्चर सा, और बैल मूव कर रही हैं और कैसे जो सॉइल है वो प्रिपेयर हो रही है ना। तो इस तरह से कुछ प्लो का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद कल्टीवेटर पे अगर हम आ जाएं तो कल्टीवेटर क्या है, एक मॉडर्न टूल है। ट्रैक्टर में बैल की जगह अब हमने उसको किससे रिमूव कर दिया, ट्रैक्टर से। तो ट्रैक्टर में हमने वही अपना सिस्टम लगा दिया है और कल्टीवेटर को मैं यूज़ कर रही हूँ। अब कल्टीवेटर का एडवांटेज आपको पूछ सकते हैं, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ये बचाता है और मेहनत बचाता है,
है ना। अब जो प्लोइंग है अगर मैं मैनुअली कर रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए क्या हो सकता है, पेनफुल भी हो सकता है, बहुत मेरा टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा और बहुत मेहनत उसमें लगेगी। और ट्रैक्टर वही चीज़ जो है जिसको करने में शायद मुझे हफ्ता लग जाएगा, ट्रैक्टर विद इन अ डे वो सारी प्लोइंग जो है मेरी फील्ड की वो कर देगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज क्या होते हैं प्लोइंग के। वही हमने डिस्कस किया कि प्लोइंग करने का फ़ायदा क्या है। प्लोइंग क्या करता है, सॉइल को लूज़ करता है और रूट्स जो हैं ये क्या करता है, इट लूज द सॉइल, और रूट्स क्या करती हैं, पेनिट्रेट कर पाती हैं ईजिली। ओके, और अगर हमारी जो सॉइल है वो लूज़ होगी तो एरिएशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो टेक प्लेस हो जाएगा। और जैसे अर्थवॉर्म है, आपको पता है फार्मर बेस्ट फ्रेंड है, जितनी लूज सॉइल होगी तो अर्थवॉर्म इजीली मूव कर पाएगा, अच्छे अच्छे जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं वो ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, परकोलेशन ऑफ वाटर जो है लूज सॉइल जो होती है उसको प्रमोट करती है। परकुलेशन ऑफ वाटर मतलब कि अगर मैंने मिट्टी में पानी दे रही हूँ, आपको पता है ना पानी मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है। एक मार्बल का फ्लोर है, मैं वहाँ पे पानी डाल रही हूँ तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो जितनी ही मैं सॉइल को क्या करूँगी, टिलिंग करूँगी, प्लोइंग करूँगी, प्रिपेयर करूँगी, तो परकुलेशन रेट जो है यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो और बेहतर हो पाएगा। प्लोइंग अपरूट्स अनवांटेड प्लांट्स ऑलरेडी ग्रोन इन फील्ड। तो मैंने बोला ना कुछ ग्रास वगैरह जो ऑलरेडी उगे होते हैं तो प्लोइंग से वो भी रिमूव हो जाते हैं। बेटा प्लोइंग मिक्सेस अप विद द मैन्योर एंड डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। जब भी फार्मर प्लोइंग करते हैं तो जो भी खेत में ड्राइड लीव्स हैं, जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डिकम्पोज जो हो रहा है, तो वो भी अच्छे से सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है और वो क्या करता है, एक काम करता है मैन्योर का, वो फर्टिलिटी को जो है सॉइल की इंक्रीज़ करता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग। अगेन सोइंग भी दो तरह का होता है, दो मेथड, इसमें दो चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में वी आर हैविंग फनल सिस्टम एंड मॉडर्न मेथड में वो यूज़ सीड ड्रिल। बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ सोइंग। तो सोइंग यही है, मैंने आपको बोला, इमेजिन करो आप एक फार्मर हो, अब फार्मर क्रॉप ग्रो कर रहा है अपने खेत में, तो पहले उसने क्या किया, सॉइल को प्रिपेयर किया, अब क्या करेगा, वो बीज को बोएगा यानी सीड को सो करेगा। और सीड को सो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि अच्छे से अगर बीज जो है हम सॉइल में सो करेंगे तो क्रॉप जो है वो हमारी अच्छी ग्रो होगी। अब जब ये सोइंग अब हम अपने हैंड से करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। बट ब्रॉडकास्टिंग का एक ड्रॉबैक है कि सपोज़ ये मेरा खेत है और मैं हाथ से बीज फेंक रही हूँ, तो क्या पता इस पोर्शन में जो बीज की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा रह गई, ये एरिया खाली रह गया, यहाँ पे ज़्यादा बीज जो है वो पड़ गए, अगेन ये एरिया खाली रह गया। तो बेटा इसका ड्रॉबैक एक ही है कि यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मिटी जो है वो नहीं हो पाएगी, है ना। कहीं पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे इंटेंसिटी कम है, तो अच्छे से जो है सोइंग नहीं मैं कर पाई। ओके, तो डिफरेंस देख लेते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड में क्या है और क्या उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है ना, हमारे पास हम एक फ़नल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल एंड पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। अब इस मेथड में क्या होगा, फ़नल वाले मेथड में सपोज़ एक फ़नल जैसा सिस्टम है, एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है, ये एक पाइप से कनेक्टेड है, 2-3 पाइप से यहाँ से कनेक्टेड है। अब मैं फ़नल में मैंने सीड्स डाल दी, ठीक है, मैंने फ़नल में सीड्स डाल दी और वो इस पाइप से होते थ्रू यहाँ से पास होती जाएंगी। बट एक ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि जो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे जो सीड हैं वो सो नहीं हो पाते हैं। सीड्स आर नॉट कवर्ड विद द सॉइल इंस्टेंटली सो इट कुड बी ईटन बाय द बर्ड्स। अब मैंने यहाँ पे सीड गिर तो गए, पर क्या होगा, एक तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं हो पाएगा, हो सकता है आगे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर हो, आगे 5 का हो जाए, आगे 10 का हो जाए, तो ये यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है। अब ऊपर से जब सीड यहाँ पे गिरती है तो वो मिट्टी से कवर नहीं हो पाती है, तो क्या पता कोई बर्ड, कोई इंसेक्ट जो है उसको कंज्यूम कर ले। इक्वल डेप्थ पे भी सीड सो नहीं हो पाती हैं, गहराई भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सबसे एक चीज़ क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें बहुत ज़्यादा जो लेबर है वो रिक्वायर्ड होता है। तो उसीलिए उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आता है, मॉडर्न सीड ड्रिल। अब जो मॉडर्न सिस्टम है ये क्या करेगा, जो कमियां थी ना हमारे ट्रेडिशनल मेथड की, उनको इसने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ये हमारे टाइम जो है उसको बचाता है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे जो सीड हैं वो हम सो कर सकते हैं। ओके, इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी, इक्वल डेप्थ पे जो सीड्स हैं वो सो हो, और हमारा टाइम और जो लेबर है उसको ये क्या करता है, बचाता है।
नाउ क्या कर दिया मैंने, सीड को भी सो कर दिया मैंने। अब उसके बाद मुझे चाहिए सीड का न्यूट्रिशन। सीड को क्या ज़रूरी है, उसने ग्रो करना है तो भाई न्यूट्रिशन चाहिए। हम खाना खाते हैं, ह्यूमन बीइंग, हमें फ्यूल मिलता है ना, वो हमारे लिए क्या करता है, एनर्जी का काम करता है और हम ग्रो कर पाते हैं। सिमिलरली अब सीड जो है वो एक पौधे में कन्वर्ट होगी तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन हम किस फॉर्म में देते हैं उसको, मैन्योर और फर्टिलाइज़र की फॉर्म में। तो बच्चा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस जो है मैन्योर और फर्टिलाइज़र का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसके कम से कम 4-5 पॉइंट तो हमें अच्छे से पता होने चाहिए, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो मैन्योर की अगर हम बात करें तो मैन्योर जो होता है रिच इन ह्यूमस होता है। ओके, ये मेरी सॉइल के लिए बिल्कुल भी, मेरे प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है। रिच इन सॉइल की फर्टिलिटी को जो है ये इंक्रीज़ करता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये बना होता है, ठीक है। वही हम जो कंपोस्ट बनाते हैं, जो किचन वेस्ट था, ठीक है, उसको मैंने यूज़ कर लिया और उसी से मैंने क्या बना लिया, मैन्योर बना लिया। फर्टिलाइज़र है सिंथेटिक होता है, यानी मैनमेड होता है, इनऑर्गेनिक होता है और ये रिच होता है किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में। जैसे नाइट्रोजन, मुझे पल्सेस को ग्रो करना है तो उनको ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये किसी किसी पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है जो मेरी सॉइल को चाहिए, वो हम अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्यों चाहिए, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो लार्ज अमाउंट में मेरी क्रॉप को चाहिए होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो थोड़ी कम अमाउंट में चाहिए। तो जब भी हम क्या करते हैं, रिपीटेटिव कल्टीवेशन करते हैं, मैं एक ही खेत में 2 से 3 बार मैं क्या कर रही हूँ, एग्रीकल्चर कर रही हूँ, एक साल में मैं क्रॉप्स को ग्रो कर रही हूँ, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है बेटा वो कम होती जाएगी, क्योंकि उसने अपना जो सारा न्यूट्रिशन था वो तो क्रॉप को दे दिया। अब उसको अपने न्यूट्रिशन को गेन करने का, रीगेन करने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं तो बार बार कॉन्टिन्यूसली मैं उसमें क्रॉप्स को ग्रो करते जा रही हूँ। तो इस केस में क्या हो जाता है, मेरी जो सॉइल है वो डिप्राइव हो जाएगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। उन्हीं जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं या हम डालते हैं मैन्योर को या फर्टिलाइज़र को अपने खेत में, ठीक है। तो मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है, ठीक है। वेजिटेबल वेस्ट हो गया मेरा, किचन वेस्ट जो हो गया, वेजिटेबल पील्स हैं, ये सब मैंने चीज़ें यूज़ कर लिया। एनिमल वेस्ट को यूज़ कर लिया, जैसे काउ डंग है ना, घर पे इसको बना सकती हूँ। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, सॉइल को हार्म नहीं करता है। एक ही प्रॉब्लम है बेटा इसमें, स्लो रिजल्ट देता है, ये इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता, थोड़ा स्लो है ना। और न्यूट्रिएंट्स भी जो होते हैं ना लेस होते हैं इसमें, रेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। बट फर्टिलाइज़र की क्वालिटी क्या है कि वो न्यूट्रिएंट रिच होता है। किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिच मैं फर्टिलाइज़र को खरीद सकती हूँ, परचेज़ कर सकती हूँ। बट ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना है, केमिकल से बना है, फैक्ट्रीज़ में हम इसको बनाते हैं, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, ठीक है, क्विक रिजल्ट देता है। बट ये लॉन्ग टाइम के लिए मेरी सॉइल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगा, उसकी फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है ना। परकोलेशन रेट की जो मैं बात कर रही थी, ये उसको भी रिड्यूस करता है, ठीक है। सॉइल को, वाटर को पल्यूट करता है, सॉइल के टेक्सचर को, उसकी केमिस्ट्री को चेंज कर देता है। जो हेल्दी, जो गुड माइक्रोब्स हैं जो मेरी सॉइल को चाहिए, ये उनको किल कर देता है ना। ये फूड चेन जो है सॉइल में चल रही है उसको इम्पैक्ट करता है। ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ये अच्छा नहीं है। तो एग्ज़ाम में डिफरेंस तो पूछा ही जाता है फर्टिलाइज़र और मैन्योर का, और ये भी पूछा जाता है कि ये जो मैन्योर है ये फर्टिलाइज़र से बेहतर क्यों है ना, या जो फर्टिलाइज़र है उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसको यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए हमें लॉन्ग रन के लिए, वो मेरी क्रॉप के लिए अच्छा क्यों नहीं है, मेरे खेत के लिए अच्छा क्यों नहीं है, मेरी सॉइल के लिए अच्छा क्यों नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। रही बात मैन्योर की, तो मैन्योर बेशक स्लो है, वो धीरे धीरे अपना काम करता है, बट वो फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है, उसके टेक्सचर को मेंटेन करता है। फ्रेंडली माइक्रोब्स जैसे अर्थवॉर्म है, फार्मर बेस्ट फ्रेंड है ना, ये उसकी ग्रोथ को मेंटेन करेगा। एरिएशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करता है, परकुलेशन के लिए बहुत यूज़फुल होता है, सॉइल की में ह्यूमस फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीप्लेनिशिंग ऑफ सॉइल। रीप्लेनिशिंग ऑफ सॉइल, वेरियस प्रैक्टिसेस यूज टू रीप्लेनिशिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। मैंने जैसे बोला कि बार बार जब हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो सॉइल में कमी हो जाती है ना, तो उसके लिए हम कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं।
हैं, फील्ड फॉलो है, क्रॉप रोटेशन है, मल्टीपल क्रॉपिंग है, या मैन्योर को ऐड करना या फर्टिलाइज़र्स को ऐड करना। तो फर्टिलाइज़र का बस ये है कि वो इंस्टेंट रिजल्ट तो हमें दे देगा, बट क्या होगा, उसका एक ही ड्रॉबैक है कि लॉन्ग रन के लिए वो अच्छा नहीं होता है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इरिगेशन। अगेन इरिगेशन में भी ट्रेडिशनल मेथड कौन से थे इरिगेशन के, तो ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि कोई पिक्चर आपको दी होगी और आपको बताना है कि ये कौन सा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन जो है वो गिवन है। इरिगेशन करते क्यों है बेटा, सप्लाई ऑफ वाटर, पानी चाहिए, पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो रेगुलर इंटरवल पे मुझे अपनी क्रॉप्स को पानी देना है ना, सो दैट वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो ट्रेडिशनल मेथड अगेन क्या थे, जो भी ट्रेडिशनल मेथड थे ना बेटा, वो क्यों फेल हो गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, बहुत ज़्यादा लेबर की उसमें रिक्वायरमेंट होती थी। जो मॉडर्न मेथड आ गया ना, टाइम कम लगता है, लेबर भी कम लगता है और इजी हम जो है अपना काम कर पाते हैं। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में अगर हम बात करें तो दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। ये दोनों मेथड 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्ट्रेट जो है वो आ जाता है ना। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है, स्प्रिंकल की फॉर्म में जो है वाटर पूरी जो क्रॉप, जैसे ये आप पिक्चर देख सकते हैं ना, फाउंटेन जैसा होता है ना, डिवाइस यूज टू इरिगेट एग्रीकल्चर क्रॉप, लॉन्स, लैंडस्केप, गोल्फ कोर्स एंड अदर एरियाज, यूज्ड फॉर कूलिंग एंड फॉर कंट्रोल ऑफ एयरबोर्न डस्ट। व्हेन वाटर इज प्रेशराइज्ड थ्रू द मेन पाइप इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल जस्ट लाइक अ रेन। हाई प्रेशर से जब पानी आता है ना, प्रेशर बस इसमें ज़्यादा होना चाहिए, तो ये जो नोज़ल है, ये जो नोज़ल है ना बेटा, तो ये रोटेट जो है वो हो जाती है, ये रोटेट होना शुरू हो जाती है और पानी जो है हाई प्रेशर में जो है मेरे खेत को या मेरी क्रॉप को मिल जाता है। नेक्स्ट ड्रिप इरिगेशन में क्या है, ड्रिप की फॉर्म में ड्रिप लगती है ना, जब कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है तो ग्लूकोज वगैरह जो चढ़ता है, ड्रिप चढ़ती है ना, तो वैसा ही सिस्टम है कि मैंने क्या किया, पाइप्स बिछा दी और थोड़े थोड़े ड्रिप्स जो हैं वो मैंने लगा दिए। अब उन ड्रिप से क्या होगा कि जितना पानी चाहिए ना मेरी क्रॉप को, एक तो इवनली पानी जो है पूरी क्रॉप को मिल जाएगा और जितना चाहिए उस हिसाब से पानी जो है वो मेरी क्रॉप को मिल जाएगा। वेस्टेज ऑफ वाटर भी जो है वो नहीं हो रही है। बेस्ट मेथड है ये, बेस्ट टेक्निक है पानी देने का किनको, जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, गार्डन्स हैं या ट्री है, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है क्योंकि इसमें पानी की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडिंग। अब वीडिंग क्या है कि जब भी मैंने क्या किया है, क्रॉप्स को ग्रो किया है, उसके साथ ही साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो मुझे नहीं चाहिए, जैसे कोई ग्रास उग गई है ना, वो साथ ही साथ उग जाता है। अब वो जो है वो अच्छा नहीं है, मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज़ वो क्या कर रहा है, कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। अब मैंने अपने खेत में क्या किया, मैंने अपने खेत में क्रॉप को ग्रो किया, अब इसके साथ इस पौधे के साथ एक अनवांटेड पौधा भी ग्रो हो रहा है। अरे वो क्या करेगा, कंपटीशन करने लगेगा सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो वो मेरी क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट है ना, उनके साथ कंपटीशन कर रहा है, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर माई क्रॉप, मेरी क्रॉप को नुकसान होगा। तो वीड को रिमूव करना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम क्या कहते हैं उसको, वीडिसाइड, यानी रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट। खुरपी से हम कर सकते हैं ना, खुरपी से कर दिया, सीड ड्रिल से वीडिंग हम कर सकते हैं, या स्प्रे कर सकते हैं हम, केमिकल होता है बेटा 2,4-D, हम उसको स्प्रे कर सकते हैं अपनी फील्ड में। ठीक है, अब ये केमिकल जब हम स्प्रे करते हैं ना, तो ये क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये सिर्फ वीड्स को क्या करेगा, किल कर देगा, वो जो अनवांटेड प्लांट्स होंगे ये उनको किल कर देगा। ठीक है, तो फिजिकल मेथड है, यानी मैंने जैसे आपको बोला कि खुरपी वगैरह से या हाथ से ही मैंने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। या केमिकल मेथड में मैंने क्या किया, किसी केमिकल का छिड़काव किया, 2,4-D का मैंने छिड़काव किया और मैंने उससे जो है उसको स्टॉप किया। फिर पेस्ट कंट्रोल, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह हैं या कुछ डिजीज़ वगैरह मेरी क्रॉप को होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो कुछ जो पेस्ट हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हार्मफुल होते हैं स्टैंडिंग क्रॉप्स के लिए या स्टोर्ड ग्रेन के लिए, तो उसको भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, हार्वेस्टिंग। यानी क्रॉप बिल्कुल मैच्योर हो गई है, पक चुकी है, अब मुझे उसको क्या करना है, हार्वेस्ट करना है। अब मैनुअल हार्वेस्टिंग होती है, यानी हाथ से हम कर सकते हैं, सिक्कल से लेके इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हार्वेस्टर है ना। हार्वेस्टर क्या है, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, यानी हम क्या कर रहे हैं, एक डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं जिसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम हार्वेस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट इज़ बेटा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है, अब मैंने जब
अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, तो वो पूरा प्लांट मेरे पास आया है, मुझे उस प्लांट में से क्या चाहिए, सीड्स चाहिए जिसको मैं कंज्यूम करूँगी। तो सीड्स को अलग करना है ना, ग्रेन्स को अलग करना है। तो रिमूवल ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक इज़ टर्म्ड एज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग दो तरह की होती है, मैनुअल थ्रेशिंग कि मैंने ये देखो हाथ में पकड़ा हुआ है, मैंने पूरे प्लांट को, वो जो मैंने फसल को काटा हुआ है उसके मैंने गुच्छे बना के हाथ में पकड़ा है और मैं अब ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से मार रही हूँ, तो सीड्स अलग होती जाएंगी, स्टॉक अलग होता जाएगा, ग्रेन अलग होता जाएगा, स्टॉक अलग हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं किसी डिवाइस को यूज़ करूँ। एक क्या होता है, कॉम्बाइन थ्रेशर होता है कि साथ ही साथ ये फसल को काटता भी जाता है और साथ ही साथ ये ग्रेन्स को भी स्टॉक से क्या करता है, अलग करता है। नेक्स्ट विनोइंग इज़ ऑल्सो देयर कि जब हवा को यूज़ कर रहे हैं हम और क्या कर रहे हैं, ग्रेन से शाफ को हम अलग करते हैं, है ना। मॉडर्न मेथड में अगेन एक ऐसा ट्रैक्टर है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया है कि जो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली जब हार्वेस्ट हम कर रहे हैं अपनी फसल को तो थ्रेशिंग भी साथ में ही हो रही है, विनोइंग भी साथ में ही टेक प्लेस कर रही है। अब बेटा लास्ट स्टेप पे आ गए हम इस चैप्टर के कि हमने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर, जिसमें क्रॉप के बारे में हमने देखा कि क्रॉप क्या है, दो तरह की क्रॉप्स होती हैं, राबी एंड खारिफ। प्रोडक्शन पे हम आए तो हमने बड़े सारे स्टेप्स पढ़े सीरियल वाइज कि क्या क्या स्टेप्स फार्मर एक परफॉर्म करेगा जब वो फसल को अपने खेत में बोएगा। अब मैंने फसल काट ली, मेरी फसल पक गई थी, मैंने काट के रख लिया। स्टोरेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर मैंने प्रॉपरली स्टोर नहीं किया अपनी फसल को, अपने ग्रेन्स को, तो ख़राब हो जाएंगे, वो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अब एक फार्मर है वो खेती बाड़ी क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके लिए उसकी लाइवलीहुड का सोर्स है, अर्निंग का सोर्स है, तो यानी स्टोरेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। घर पे भी जब आपने देखा है कि पेरेंट्स राशन अगर कभी बल्क में ले आते हैं 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, उसको प्रॉपरली स्टोर करके रखते हैं, है ना। बरसात के मौसम में वैसे भी मॉइस्चर जो होता है ह्यूमिडिटी की वजह से, नमी की वजह से वो ख़राब होने के चांसेस, उसमें कीड़े लग सकते हैं, है ना। अब कोई चिप्स का पैकेट भी अगर आप देखो प्रॉपरली स्टोर नहीं करो तो उसकी जो क्रिस्पीनेस है वो ख़राब हो जाती है। तो घर पे आपने कभी देखा होगा नीम के पत्ते डाल के रख देंगे, ठीक है, नमक कभी डाल के रख देते हैं। तो प्रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब दो तरह से स्टोरेज हम करते हैं, एक तो स्मॉल स्केल स्टोरेज है कि छोटे मोटे लेवल पे, एक लार्ज स्केल जो गवर्नमेंट है वो कैसे करती है ना। तो जूट बैग्स में, बोरियों में देखा होगा आपने ना, आटा चावल उसमें स्टोर किया जाता है, मेटालिक बिन्स हो गए। और लार्ज स्केल में कि गवर्नमेंट किस लेवल पे स्टोर करके रखती है, तो वो है सीलोज एंड ग्रेनरीज। अब इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट की जाती है कि कोई कीड़ा वीड़ा, पेस्ट वेस्ट ना लग जाए, रोडेंट्स, चूहे वगैरह ना खा लें हमारे ग्रेन को। तो प्रॉपर स्टोरेज की जाती है और हर एक चीज़ से क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाता है। और ज़रूरत क्यों है बेटा प्रोटेक्ट करना, ख़राब हो जाएगी तो फार्मर के लिए तो नुकसान है ही है। और अगर मेरा जो फूड है वो ख़राब हो गया तो ये पॉपुलेशन की जो नीड्स, डिमांड, आपने देखा ना हमारी पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, तो उनकी चीज़ों को, उनकी डिमांड्स को मीट करने के लिए स्टोरेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, है ना, फ्लड्स आ गए, ड्रॉट्स आ गए, तो एक रिजर्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट हम लोगों को उस बुरे वक्त में सप्लाई दे पाएँ, है ना। तो टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ सीजनल फूड थ्रू आउट द ईयर, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन करना लॉन्गर टाइम के लिए, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, डिज़ास्टर हो जाता है, उस टाइम पे भी लोगों की हेल्प करना, ठीक है। टू रीच फूड मटेरियल टू रिमोट एरियाज़ तक खाने को पहुंचाना इमरजेंसी के टाइम पे। और बफर स्टॉक है कि वही इमरजेंसी के टाइम के लिए भी कुछ स्टॉक जो होता है वो मेंटेन करके रखा होता है ना। वो हमने चैप्टर के शुरू में जब मैंने आपको मतलब समझाया था ना टर्म एग्रीकल्चर का, तो उसमें मैंने कहा था 2 चीज़ें आती हैं, क्रॉप को तो ग्रो करना ही करना, साथ ही साथ एनिमल को भी रेयर करना, है ना, उनको पशुपालन करना, सो दैट हम क्या कर सके, उनसे अपनी जो चीज़ें हैं, है ना, फूड है या अदर जो चीज़ें हैं वो ऑब्टेन कर पाएँ। तो एनिमल हस्बेंड्री में भी हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, कैटल फार्मिंग करते हैं, बी कीपिंग करते हैं, फ़िश फार्मिंग करते हैं, पिसिकल्चर हम जिसे कहते हैं ना। तो ये क्या है, साइंस ऑफ रेयरिंग एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग लाइव स्टॉक एट अ लार्ज स्केल।
ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री में भी अगर मैंने किसी एनिमल को रखा है तो मुझे उसमें भी उसकी फीडिंग का, वीडिंग का, ब्रीडिंग और हीडिंग का ध्यान रखना पड़ता है। मीन्स जैसे एक क्रॉप को हम ग्रो करते हैं, है ना, तो कुछ स्टेप्स को हम मेंटेन करके रखते हैं। मैं पानी नहीं दूंगी तो क्रॉप ग्रो नहीं हो पाएगी, मैं प्रॉपर स्टोरेज नहीं उसकी करूँगी तो ख़राब हो जाएगी, मैं वीड्स को रिमूव नहीं करूँगी तो वो मेरी क्रॉप के साथ कॉम्पिटिशन करेंगे। वैसे ही अगर मैं एनिमल हस्बेंड्री कर रही हूँ तो मैं ब्रीड पे ध्यान दूंगी कि मैं कौन सी काऊ को यूज़ करूँ जिसका लैक्टेशन टाइम अच्छा हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे पाए। अब मैंने किसी जानवर को रखा है तो मुझे प्रॉपर उसकी टेक केयर करनी है, उसकी रहने की फैसिलिटी, उसका जो रूम है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, सर्दियों के टाइम पे उसको गर्म धूप चाहिए, ठीक है, गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा गर्मी ना लगे तो वेंटिलेशन प्रॉपर हो, जो फ्लोर है वो थोड़ा स्लोपी हो सो दैट वहाँ पे जो यूरिन वगैरह है वो इजीली पास आउट हो जाए। तो मतलब हाइजीन का ध्यान रखना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना एनिमल हस्बेंड्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये सारी चीज़ें बेटा हमने इस चैप्टर में सीखी। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड you can comment in the comment section. Thank you for watching.